आवाज भले ही मौन हो जाए, प्राणों से भैरव गाएंगे, हम भी अगर नहीं बोले तो खुद को क्या मुंह दिखलाएंगे। बेरोजगारी, महंगाई, बेरोजगारी के ऊपर हम 2014 से बात करते हुए आ रहे हैं। अगर बीजेपी की राजनीति देखी जाए तो बेरोजगारी उन्होंने बोला हम कम करेंगे, लेकिन वो बढ़ती चली गई। महंगाई की बात करें तो महंगाई के लिए बोला गया कि हम महंगाई कम करेंगे और वो भी बढ़ती चली गई। और धर्म की बात करें तो 2014 से भी धर्म के ऊपर बात हो रही है, उसके बाद भी धर्म के ऊपर बात हो रही है और धर्म के नाम पर ही ये कहीं ना कहीं चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए कुछ टाइम पहले मैंने एक शेर भी लिखा था कि दुख इस बात का नहीं कि धर्म का धंधा हो रहा है, अफसोस इस बात का है कि पढ़ा लिखा हुआ नौजवान भी अंधा हो रहा है। तो इन सब बातों पे हम 2014 से बात करते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज बात कुछ और मुद्दों पे की जाएगी। राजनीतिक विश्लेषण दिया जाएगा, जो कोशिश करी है हमने, हम आपको राजनीतिक विश्लेषण देने की कोशिश कर रहे हैं कि पहला मुद्दा ये कि अब जब से ये केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है तो कैसे विपक्ष एकजुट हो गया, पहले एकजुट कैसे नहीं था, मतलब अलग कैसे था, इंडिया होते हुए भी वो अलग कैसे था, एकजुट होना जरूरी क्यों हो गया, मोदी शाह के लिए खतरे की घंटी क्यों बन गया है उनका ये फैसला। आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी और उनका भी अगर मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो गया तो इससे आने वाली राजनीति में क्या उथल पुथल हो सकता है, और पहले कांग्रेस के खिलाफ और अब बीजेपी के खिलाफ क्या क्या चेंजेस आई हैं, पहले क्या चेंजेस थे अब क्या चेंजेस थे, इन सबके ऊपर आज बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला जन जन की आवाज और मैं हूं रोहित पटवाल आपके साथ। तो सबसे पहला मुद्दा यह कि कल रात को एक सबसे ऐतिहासिक खबर सामने आई जिसने पूरी दिल्ली हिला के रख दिया, यूं कह लीजिए कि पूरी राजनीति उथल पुथल कर दी। वो था कि पहले ईडी ने अरविंद केजरीवाल के घर पे छापेमारी करी, वहां से कुछ दस्तावेज बरामद किए और उसके बाद रातों रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आज दोपहर में कोर्ट में उनकी पेशी हुई, बात की गई। ईडी ने बोला कि उन्हें 10 दिन की रिमांड चाहिए, जिसके ऊपर अभी कोर्ट ने फैसला फिलहाल अपना सुरक्षित रखा हुआ है। तो बात करते हैं कि इंडिया जो था, पूरा गठबंधन, वो एकजुट सिर्फ नाम में था लेकिन अलग था, बटा हुआ था। सीटों के ऊपर उनकी कोई सहमति नहीं बन रही थी, सीटों के ऊपर कुछ उनका कुछ कंफर्म नहीं था कि सीटें कितनी किसको दी जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं विपक्ष टुकड़ों में बटा हुआ था। लेकिन जब बीजेपी की तरफ से ये फैसला लिया गया, पहले हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, वो भी मुख्यमंत्री थे, अब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, ये भी मुख्यमंत्री हैं। जबकि आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी रही है, 62 सीटें आज आम आदमी पार्टी जीती थी और राज्य चुनाव में मेरे ख्याल से ही कोई ऐसी पार्टी रही होगी जो इतना उभर के सामने आई थी। और उनका भी अगर सीएम रातों रात गिरफ्तार हो जाता है तो ये सोचने वाली बात विपक्ष के लिए जरूर है। तो विपक्ष को एकजुट होना इसलिए जरूरी हो गया कि अगर आगे जाके वो किसी राज्य में चुनाव जीत भी जाते हैं, हालांकि सेंट्रल में अगर मोदी गवर्नमेंट आ गई और वो किसी राज्य में जीत भी जाते हैं तो उन्हें बीजेपी के सामने दंडवत होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि वो कोई फैसला नहीं ले सकते। जब आम आदमी पार्टी जैसे बड़ी पार्टी की, जो नेशनल पार्टी है, उनके जब मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो सकते हैं तो आगे जाके किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो सकते हैं। कोई भी मुद्दा लगाया जा सकता है, चाहे वो ईडी लगाए, चाहे वो सीबीआई लगाए, वो सोचने का विषय है। इस वजह से अब पूरे विपक्ष को एकजुट होना पड़ रहा है। मोदी शाह के लिए ये फैसला खतरे की घंटी कैसे बन रहा है, अब इसके बारे में बात करते हैं। मोदी शाह ने ये फैसला लिया तो उनको लगा कि वो 543 सीटों पर अपनी बढ़त बना लेंगे, सबसे बड़ी पार्टी बन जाएंगे, 2024 का लोकसभा चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन अब विपक्ष जब एकजुट हो गया, उन्होंने ये सोचना बंद कर दिया कि किसको कितनी सीटें मिलेगी, उन्हें बस सेंट्रल में आना है, क्योंकि 2024 तक की ही ये लड़ाई है। अगर 2024 में बीजेपी फिर से एक बड़ी पार्टी उभर जाती है और फिर से जीत जाती है तो मुख्यमंत्री कितनी भी जगह पे कोई भी बने, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। महाराष्ट्र चुनाव होने वाले हैं, अभी तेलंगाना की तो खैर बात की बात है। तो इन सब चुनावों में अगर विपक्ष जीत भी जाता है तो विपक्ष जीत के भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसके बाद अगर बात करें, पहले कांग्रेस के खिलाफ, आपको याद होगा 2014 से पहले की बात है, जब आम आदमी पार्टी उभर रही थी तब वो एक लोग उन्होंने बिल की बात की थी, बिल पेश करने की बात की थी, जो कांग्रेस के करप्शन के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे आरएसएस के नाम से हम जानते हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी का साथ दिया था और कांग्रेस के खिलाफ इस लड़ाई में एक मुहिम चलाई थी। वही लड़ाई आम आदमी पार्टी आज उसी कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है। लेकिन फर्क बस इतना है कि उस समय लोकतंत्र में बोलने की आजादी सबको दी जा रही थी, किसी को गिरफ्तार नहीं कराया जा रहा था, किसी की आवाज बंद नहीं की जा रही थी। आज के समय में जो हालात हैं वो कुछ और देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अब लोकतंत्र को बचाना जनता के खुद के हाथ में है। बोलने की आजादी पूरी तरह से छीन ली गई है, चाहे फिर वो जनता बोल रही हो, चाहे वो ट्रोलर्स हो,
चाहे वो विपक्ष हो, और विपक्ष की आवाज को तो किस तरीके से बंद किया जा रहा है, किस तरीके से मीडिया को खरीदा जा रहा है। मीडिया वही बात कर रही है जिनके नौकरशाही में मीडिया बात करना चाह रही है, जो नौकरशाही उनसे बुलवा रहे हैं। अगर पीएम मोदी कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हैं तो अक्षय कुमार इंटरव्यू लेते हुए दिख रहे हैं, और जो मीडिया वाले लोग हैं वो बस चाटुकारिता करते हुए दिख रहे हैं, मीडिया पत्रकारिता नहीं। तो अभी अगर देखा जाए तो ये लड़ाई विपक्ष और बीजेपी के बीच में नहीं है, ये लड़ाई जनता और बीजेपी के बीच में है। क्योंकि अगर इस समय भी जनता नहीं बोली, महाभारत भी याद कीजिए इसी वजह से हुई थी कि उस समय जब चीरहरण हो रहा था तब सारे के सारे लोग चुप थे। आंदोलन के चीरहरण पर जो भी चुपताए जाएंगे इतिहास के कालखंड में सब कायर कहलाएंगे। तो अब आप भी बोलिए, और आपका इस विश्लेषण के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।